Jai Hind. In this lecture, we will reduce this incompletely specified machine by using minimal cover table. If you have to reduce the machine by using minimal cover table, first you have to calculate compatible pairs. And there are two techniques in which you can calculate compatible pair. One is merger graph and second one is merger table. In this lecture, I will calculate compatible pair with the help of merger table. So we have given this question, construct the compatibility graph and obtain the minimal cover table for the sequential machine described by the state table given below. We have given this state table and this state table is example of incompletely specified machine. जैसे present state A है, इनपुट में I1 अप्लाई करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिलेगी वो मेंशन नहीं है. इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट F है, अगर इनपुट में I2 अप्लाई करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट मिलेगी वो मेंशन नहीं है. अब बच्चों हमें स्टेट्स को रिड्यूस करना है. जब हमें इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन दी होती है तो उस केस में हम स्टेट्स के बीच में कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं. अगर टू स्टेट्स आपस में कंपैटिबल होती हैं तो टू स्टेट्स को हम आपस में मर्ज कर सकते हैं. एंड दिस इज ए मर्जर टेबल. मर्जर टेबल के केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए से लेके ई तक लास्ट वाली प्रेजेंट स्टेट को छोड़ देना है. यहाँ पर आपको एंट्री करनी है ए बी सी डी ई. इसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में फर्स्ट स्टेट को छोड़ देना है बी से लेके एफ तक. ये जो स्टेट्स हैं आपको इस तरह से लिखनी है. इसके आगे क्या करना है, और यहाँ पर स्टेट है 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 सेल बना लेने हैं 1 2 3 4 5. फिर जैसे जैसे ऊपर जाओगे एक एक सेल कम करना है 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1. अब ये सेल्स कैसे बनाने हैं, पहले आपको यहाँ से लाइन यहाँ तक खींचनी है और इसको ई के आगे यहाँ मिला देना है. फिर ई के ऊपर एक लाइन यहाँ खींचनी है, सिंपली ई से पहले आपको नीचे खींच देनी है. इसके आगे डी के ऊपर आपको लाइन खींचनी है, डी से पहले इसको नीचे मिला देना है. सी के ऊपर लाइन खींचनी है, सी से पहले आपको मिला देना है. फिर बी के ऊपर लाइन खींचनी है, बी से पहले नीचे मिला देना है. इस तरह से सेल बन जाएंगे. अब मर्जर ग्राफ में पहले ए की नीचे वाली स्टेट्स के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे. आप देख सकते हो ए की नीचे वाली स्टेट्स के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे. फिर बी की नीचे वाली स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे सी डी ई एफ. आप देख सकते हो बी से नीचे स्टेट्स हैं सी डी ई एफ. इसी तरह से फिर सी की डी ई एफ के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करोगे, मतलब ये सी है, नीचे वाली स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करोगे. अगेन फिर डी की नीचे वाले स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे. फिर ई की नीचे वाली स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे. पहले मैं ए की बी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा. मैं ये देखूंगा ए और बी आपस में कंपैटिबल है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैटिबिलिटी? टू स्टेट्स आर सेड टू बी ए कंपैटिबल if for every possible inputs. इस केस में inputs है I1 and I2. Machine will generate same output. This is an essential condition. And next state either can be same or compatible to each other. टू स्टेट्स को कंपैटिबल कब बोला जाता है? जब सारी की सारी इनपुट्स के लिए, इस केस में टू इनपुट्स हैं I1 एंड I2, जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी सेम. एंड दिस इज ए असेंशियल कंडीशन. पर जो नेक्स्ट स्टेट है वो सेम होनी चाहिए. अगर वो सेम नहीं होती तो वो आपस में कंपैटिबल होने चाहिए. पहले मैं ए की बी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा. पहले देखेंगे आउटपुट 0 डैश. अभी डैश का क्या मतलब है, नीचे बी 0 है तो डैश मतलब मैं इसको बी 0 कंसीडर कर सकता हूं. तो डैश 0 आउटपुट सेम, 0 0 आउटपुट सेम, आउटपुट है सेम. नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, बी डैश मतलब सेम, सी एफ मतलब डिफरेंट. तो ए और बी कंपैटिबल कब होंगे? जब इंप्लाइड पेयर, सी एफ को मैं बोलूंगा इंप्लाइड पेयर, जब इंप्लाइड पेयर सी एफ आपस में कंपैटिबल होंगे. इसी तरह से ए की सी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा. पहले मैं देखूंगा आउटपुट डैश 0 सेम, 0 1 यहां पर हो चुकी है, आउटपुट डिफरेंट. अब आउटपुट है डिफरेंट और आउटपुट है एसेंशियल कंडीशन, तो ए और सी आपस में कंपैटिबल नहीं है. कंपैटिबल नहीं है तो लगा दिया क्रॉस. अब ए की डी के साथ कंपैटिबिलिटी देखते हैं. डैश 0 मतलब सेम, 0 0 मतलब सेम. नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, बी डैश सेम, डी एफ डिफरेंट. ए और डी कंपैटिबल कब होंगे? जब इंप्लाइड पेयर डी एफ आपस में कंपैटिबल होंगे, तो लिख दिया डी एफ. ए डी कंपैटिबल होंगे जब इंप्लाइड पेयर डी एफ आपस में कंपैटिबल होंगे. एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैंने लिखा डी एफ, आपने एफ डी नहीं लिख लेना है. जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको पहले लिखना होता है, जैसे डी एफ से पहले आता है इसलिए डी एफ लिखा. इसी तरह से ए की ई के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं. डैश 1 मतलब आउटपुट सेम,
0 0 आउटपुट हो चुकी है सेम। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, एफ डैश मतलब सेम, एफ डी मतलब डिफरेंट। तो मतलब ए और ई आपस में कंपैटिबल होंगे अगर डी एफ आपस में कंपैटिबल होंगे। इसी तरह से ए की एफ के साथ कंपैटिबिलिटी मैं चेक करूंगा। पहले देखूंगा आउटपुट, डैश जीरो मतलब सेम, जीरो डैश सेम। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेट, ए डैश सेम, एफ डैश सेम, मतलब ए एफ है कंपैटिबल, तो इसलिए लगा दिया टिक। अब मैं बी की सी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा, जीरो जीरो सेम, जीरो वन आउटपुट हो चुकी है डिफरेंट, मतलब बी और सी आपस में कंपैटिबल नहीं है, क्रॉस लगा दिया। अब बी की डी के साथ देखते हैं, जीरो जीरो आउटपुट सेम, जीरो जीरो आउटपुट सेम। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, बी भी यहाँ तो नेक्स्ट स्टेट सेम है, यहाँ पर डिफरेंट है सी डी, मतलब बी और डी कंपैटिबल होंगे अगर इंप्लाइड पेयर सी डी आपस में कंपैटिबल होंगे। यहाँ कंडीशन लिख दी है, बी डी कब कंपैटिबल होंगे, जब सी डी आपस में कंपैटिबल होंगे। इसी तरह से बी और ई की कंपैटिबिलिटी देखते हैं, जीरो वन आउटपुट यहीं पर ही डिफरेंट हो चुकी है, आई टू चेक करने की नीड नहीं है, यहीं पर ही आउटपुट डिफरेंट हो चुकी है। कंपैटिबिलिटी की डेफिनेशन होती है कि सारी की सारी इनपुट्स के लिए आउटपुट सेम होना चाहिए। अब आई वन के लिए आउटपुट डिफरेंट हो चुकी है, मतलब ए और ई आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो लगा दिया क्रॉस। बी की एफ के साथ देखते हैं, जीरो जीरो आउटपुट सेम, जीरो डैश मतलब सेम। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, बी ए डिफरेंट, सी डैश मतलब इसको मैं सी कंसीडर कर सकता हूँ, पर इस केस में है डिफरेंट। तो बी और एफ को मैं बोलूँगा पोटेंशियली कंपैटिबल स्टेट, ये कंपैटिबल हो भी सकते हैं या नहीं होंगे। तो सिंपली बी एफ कंपैटिबल कब होंगे, जब इंप्लाइंड पेयर कौन कौन से ए और बी आपस में कंपैटिबल होंगे। अब बी की नीचे वाली स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक कर ली, अब सी की नीचे वाली स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। आपको ध्यान रखना है, अगर मुझे सी की कंपैटिबिलिटी डिफरेंट स्टेट के साथ चेक करनी है तो हमेशा नीचे वाली स्टेट के साथ चेक करनी है, ऊपर वाली के साथ नहीं करनी है। ए सी की ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं और बी और सी की भी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो पहले सी की डी के साथ चेक करते हैं, जीरो जीरो सेम, वन जीरो आउटपुट हो चुकी है डिफरेंट, कंपैटिबल नहीं है। सी की ई के साथ देखते हैं, जीरो वन आउटपुट यहीं पर ही डिफरेंट हो गई, मतलब सी और ई भी आपस में कंपैटिबल नहीं है। सी की एफ के साथ देखते हैं, जीरो जीरो सेम, वन डैश सेम। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, ई ए मतलब डिफरेंट, ए डैश मतलब इसको मैं ए ले सकता हूँ डैश, मतलब सी और एफ कंपैटिबल कब होंगे, जब ए ई आपस में कंपैटिबल होंगे। अब डी की नीचे वाली स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। पहले मैं डी की ई के साथ करूंगा, यहीं आउटपुट डिफरेंट हो चुकी है, नो डाउट यहाँ पर आउटपुट सेम है, पर यहीं पर ही आउटपुट डिफरेंट हो चुकी है। और कंडीशन क्या है, सारी की सारी इनपुट्स के लिए आउटपुट सेम होनी चाहिए। अब आउटपुट यहाँ पर डिफरेंट है, तो मतलब ये कंपैटिबल नहीं है। डी की एफ के साथ करते हैं, जीरो जीरो सेम, जीरो जीरो सेम, जीरो डैश सेम, आउटपुट सेम है। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, ए बी डिफरेंट, डैश मतलब इसको डी ले सकता हूँ। तो सिंपली डी एफ कंपैटिबल कब होंगे, जब ए बी आपस में कंपैटिबल होंगे। अब लास्ट में ई की एफ के साथ कैलकुलेट करेंगे, वन जीरो यहीं पर आउटपुट डिफरेंट हो चुकी है, मतलब ई एफ आपस में कंपैटिबल नहीं है। अब ये मर्जर टेबल क्या बताएगा, जहां पर लगा है टिक तो कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट कंपैटिबल होगी, ए और एफ है कंपैटिबल, यहाँ पर लगा है क्रॉस तो मैं बोलूंगा ए और सी आपस में कंपैटिबल नहीं है। इसी तरह से अगर मैं ए ई को देखता हूँ, ए ई कंपैटिबल कब होंगे, जब डी एफ आपस में कंपैटिबल होंगे, और डी एफ को बोला जाता है इंप्लाइंड पेयर। तो ए और ई को मैं बोलूंगा पोटेंशियली कंपैटिबल पेयर, मतलब ये कंपैटिबल हो भी सकता है या नहीं होगा। ए और ई कंपैटिबल कब होंगे, जब डी एफ आपस में कंपैटिबल होंगे। अगर डी एफ आपस में कंपैटिबल नहीं होते तो ए और ई भी कंपैटिबल नहीं होंगे। अब मैं पोटेंशियली कंपैटिबल स्टेट्स की कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा, क्या ए बी आपस में कंपैटिबल है। ए बी कंपैटिबल होंगे जब सी एफ कंपैटिबल होंगे। अब सी एफ देखते हैं बच्चों, दिस इज सी, दिस इज एफ, सी एफ कंपैटिबल होंगे, अगेन कंडीशन आ गई जब ए ई कंपैटिबल होंगे। अब ए ई को देखते हैं, दिस इज ए, दिस इज ई, अगेन ए ई कंपैटिबल होंगे जब डी एफ कंपैटिबल होंगे। अब डी एफ देखते हैं, दिस इज डी, दिस इज एफ, डी एफ कंपैटिबल होंगे जब ए बी कंपैटिबल होगा। अब बच्चों मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अब बच्चों यहाँ पर कंडीशनल कंपैटिबिलिटी की कंडीशन आ गई है। ए बी कंपैटिबल होगा जब सी एफ कंपैटिबल होगा, सी एफ कंपैटिबल होगा जब ए ई कंपैटिबल होगा, ए ई कंपैटिबल होगा जब डी एफ कंपैटिबल होगा, डी एफ कंपैटिबल होगा जब ए बी कंपैटिबल होगा। मतलब ए बी हो चुका है रिपीट। अगर इस तरह से हो जाता है कि ए बी की मुझे कंपैटिबिलिटी चेक करनी थी और यहाँ पर ए बी ही आ जाता है, तो बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे कंपैटिबल होंगे। इसका मतलब ए बी भी कंपैटिबल, डी एफ भी कंपैटिबल, ए ई भी कंपैटिबल, सी एफ भी कंपैटिबल, ए बी भी कंपैटिबल। अब ए बी कंपैटिबल है बिकॉज सी एफ इज कंपैटिबल।
अब सी एफ है कंपैटिबल, तो यहाँ पे लगा देना है टिक। ये टिक क्या बताएगा कि सी एफ कंपैटिबल है। जो सेल के अंदर पेयर लिखा होता है उसको इंप्लाइड पेयर बोला जाता है, और जब इंप्लाइड पेयर कंपैटिबल है मतलब ए बी भी आपस में कंपैटिबल है। अब बच्चों ए की डी के साथ कंपैटिबिलिटी देखूंगा, क्या ए डी कंपैटिबल है? ए डी कंपैटिबल होगा जब इंप्लाइड पेयर डी एफ आपस में कंपैटिबल होगा। अब बच्चों डी एफ कंपैटिबल है, ऑलरेडी पहले हम चेक कर चुके हैं, ए बी के केस में ही डी एफ कंपैटिबल हो चुका था, तो ये डी एफ कंपैटिबल है, तो यहाँ पे लगा लेना है टिक। इसी तरह से ए ई की कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। ए ई कंपैटिबल कब होगा? जब डी एफ कंपैटिबल होगा। डी एफ ऑलरेडी कंपैटिबल है, तो इसका मतलब ए ई भी कंपैटिबल है। इसी तरह से बी और डी की कंपैटिबिलिटी देखते हैं। बी और डी कंपैटिबल होगा अगर सी डी कंपैटिबल होगा, मतलब बी और डी कंपैटिबल होगा जब इंप्लाइड पेयर सी डी आपस में कंपैटिबल होंगे। क्या सी डी कंपैटिबल है? बच्चों यहाँ देखो सी ओ डी, यहाँ लगा है क्रॉस, मतलब सी ओ डी कंपैटिबल नहीं है, यहाँ पर लगा है क्रॉस, तो सी डी कंपैटिबल नहीं है। जब सी डी कंपैटिबल नहीं है तो बी डी भी कंपैटिबल नहीं है। अब ये सी डी कंपैटिबल नहीं है तो लगा देना है क्रॉस। अब ये क्रॉस क्या बताएगा कि सी डी इंप्लाइड पेयर कंपैटिबल नहीं है। जब सी डी कंपैटिबल नहीं है तो बी डी भी कंपैटिबल नहीं है। अगेन बी एफ की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। बी एफ कंपैटिबल होगा जब ए बी कंपैटिबल होगा, और ए और बी ऑलरेडी कंपैटिबल है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, तो यहाँ लगा दिया टिक। इसी तरह से सी क्या एफ के साथ कंपैटिबल है? सी एफ कंपैटिबल होगा अगर ए ई इंप्लाइड पेयर कंपैटिबल होगा। ए ई ऑलरेडी कंपैटिबल है, टिक लगा हुआ है, तो ये भी कंपैटिबल। इसी तरह से इसको देख लेते हैं, डी और एफ कंपैटिबल कब होगा? जब ए बी आपस में कंपैटिबल होगा। ए बी ऑलरेडी कंपैटिबल है, तो ये भी क्या है? कंपैटिबल। नो आई विल राइट कंपैटिबल पेयर। ए और बी हैं आपस में कंपैटिबल, तो लिख दिया ए बी आर कंपैटिबल। इसी तरह से ए और डी भी कंपैटिबल है। अगेन ए और ई भी कंपैटिबल है बिकॉज डी एफ आपस में कंपैटिबल है, तो ए और ई भी कंपैटिबल है। अगेन ए और एफ भी कंपैटिबल है। इसी तरह से बी से चलते हैं, बी और एफ भी कंपैटिबल हैं। ये कंपैटिबल क्यों है? बिकॉज इंप्लाइड पेयर ए भी कंपैटिबल है, तो बी एफ भी इज कंपैटिबल। इसी तरह से सी के लिए देखते हैं, सी और डी कंपैटिबल नहीं है, सी और ई कंपैटिबल नहीं है, सी और एफ आपस में है कंपैटिबल, तो लिख दिया सी एफ। इसी तरह से डी के लिए लिखते हैं, डी और ई आपस में कंपैटिबल नहीं है, पर डी और एफ आपस में है कंपैटिबल। आगे बनाएंगे कंपैटिबिलिटी ग्राफ। कंपैटिबिलिटी ग्राफ में हम कंपैटिबिलिटी पेयर से इंप्लाइड पेयर की तरफ आर्क खींचते हैं। जैसे ये मेरे पास 7 कंपैटिबल पेयर दिए हैं, अगर मैं एक कंपैटिबल पेयर को कंसीडर कर लेता हूँ ए बी, मैंने ले लिया ए डी, आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, मैंने ए बी से स्टार्ट किया, यहाँ लिख दिया मैंने ए बी। अगर मैं ए बी को देखता हूँ, दिस इज ए बी। ए बी कंपैटिबल क्यों है? बिकॉज इंप्लाइड पेयर सी एफ कंपैटिबल था, तो ए बी से सी एफ की तरफ एक लाइन खींच देनी है, दिस इज आर्क, और यहाँ पर लिख दिया सी एफ। अब बच्चों ए बी और सी एफ कवर हो चुके हैं, तो एज ए रेफरेंस मैंने ए बी और सी एफ के ऊपर टिक लगा दिया। ये एग्जाम में नहीं लगाना है, जस्ट रेफरेंस के लिए। कंपैटिबिलिटी ग्राफ में जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स मतलब दिस पॉइंट, ये क्या होता है? कंपैटिबल पेयर। तो यहाँ पर है ए बी और सी एफ, तो ए बी और सी एफ को मैं यूज कर चुका हूँ। अब आगे है सी एफ। अब मैं ये देखूंगा क्या इस कंपैटिबल पेयर से इंप्लाइड पेयर की तरफ लाइन खींच सकते हैं कि नहीं। तो सी एफ मतलब दिस इज सी, दिस इज एफ। अगेन सी एफ कंपैटिबल है बिकॉज इंप्लाइड पेयर ए ई कंपैटिबल है, तो सी एफ से एक लाइन आपको खींच देनी है ए ई की तरफ। अब ये ए ई भी यूज हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने एज ए रेफरेंस टिक लगा दिया। अब ये जो ए ही है दिस इज कंपैटिबल पेयर। अब मैं ये देखूंगा क्या इस कंपैटिबल पेयर से इंप्लाइड पेयर की तरफ लाइन खींच सकते हैं। अगर मैं ए ई चेक करता हूँ, अगेन फिर इंप्लाइड पेयर की कंडीशन आ चुकी है, ए ई आर कंपैटिबल बिकॉज डी एफ आर कंपैटिबल, तो ए ई से इंप्लाइड पेयर डी एफ की तरफ लाइन खींच देनी है, तो मैंने खींच दिया। अब डी एफ भी यूज हो चुका है। एक्चुअल में कंपैटिबिलिटी ग्राफ में ये जो वर्टेक्स होते हैं ये होते हैं कंपैटिबल पेयर, तो 4 कंपैटिबल पेयर यूज हो चुके हैं, टोटल कितने हैं? 7। मैं ये चेक करूंगा क्या इस कंपैटिबल पेयर डी एफ से इंप्लाइड पेयर की तरफ लाइन खींच सकते हैं कि नहीं। तो डी एंड दिस इज एफ, अगेन इंप्लाइड पेयर की कंडीशन आ चुकी है, तो डी एफ से ए बी की तरफ लाइन खींच देनी है। ए बी यहाँ पर है, तो इस तरह से ए बी ऑलरेडी पहले यूज हो चुका है। अब कौन कौन से कंपैटिबल पेयर यूज हो चुके हैं? ये 4 कंपैटिबल पेयर यूज हो चुके हैं, 1 2 3 4। अब रहे कौन से? मैंने फॉर एग्जांपल ये बी एफ उठा लिया,
अब मैं कंपैटिबल पेयर बी एफ को चेक करूंगा, दिस इज बी, दिस इज एफ। अगेन फिर इंप्लाइंड पेयर की कंडीशन आ चुकी है, बी एफ है यहाँ पर कंपैटिबल बिकॉज इंप्लाइंड पेयर ए भी कंपैटिबल है। तो अगेन यहाँ पर लिख दिया मैंने बी एफ, और बी एफ से ए बी की तरफ लाइन खींच देनी है। बच्चों एक और बात, जैसे इस सी डी को लगा दिया है क्रॉस, तो बी और डी को मैं एज ए कंपैटिबल पेयर कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सी डी में लगा है क्रॉस, ये इंप्लाइड पेयर कंपैटिबल नहीं है। अब बी एफ को देख चुके, टिक लगा दिया। और कौन सा रहा, ये ए एफ रहा। अब ये है ए एफ, अब मैं ये देखूंगा क्या ए एफ से मैं लाइन खींच सकता हूँ कि नहीं। ए एफ, बच्चों ए एफ तो है कंपैटिबल, इसके बीच में कोई इंप्लाइड पेयर की कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर एक मैं वर्टेक्स लिख लूंगा ए एफ। तो यहाँ पर मैं लिख दिया, आप इन वर्टेक्स में डॉट भी लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ डॉट्स लगा दिए। अब कौन सा बचा हुआ है, ए एफ कवर हो चुका है, अब बच्चों केवल ए डी बचा है। तो ए डी देखो, ए डी, अगेन यहाँ पर इंप्लाइड पेयर की कंडीशन आ चुकी है, ए डी है कंपैटिबल बिकॉज इंप्लाइड पेयर डी एफ आपस में है कंपैटिबल। तो मैंने लिख दिया ए डी, ए डी कंपैटिबल है बिकॉज इंप्लाइड पेयर डी एफ कंपैटिबल है। तो ए डी से डी एफ की तरफ इस तरह से एक लाइन खींच देनी है, मतलब एक आर्क खींच लेनी है। नाउ दिस इज अ कंपैटिबिलिटी ग्राफ। अब हम कैलकुलेट करेंगे सब ग्राफ। एनी पार्ट ऑफ द कंपैटिबिलिटी ग्राफ इज कॉल्ड सब ग्राफ ऑफ कंपैटिबिलिटी ग्राफ। इसका क्या मतलब है, मेरे पास है कंपैटिबल पेयर ए बी, ये कंपैटिबल क्यों था, बिकॉज इंप्लाइंड पेयर सी एफ कंपैटिबल था। आपने एरो की डायरेक्शन देखनी है, ए बी टू सी एफ, तो यहां लिख दिया सी एफ। अब ये कंपैटिबल पेयर कंपैटिबल क्यों था, बिकॉज इंप्लाइंड पेयर ए ई कंपैटिबल था, आपने डायरेक्शन देखनी है ए ई। अगेन ए ई कंपैटिबल क्यों था, बिकॉज डी एफ कंपैटिबल था, आपने देखना है एरो की डायरेक्शन, तो डी एफ। अगेन अब डी एफ के आगे कहाँ जाना है, ए डी नहीं जा सकते, एरो की डायरेक्शन ऑपोजिट, मतलब ए बी, मतलब यहीं से तो स्टार्ट हुए थे। तो बच्चों ये बना एक सब ग्राफ। इसी तरह से अगर मैं यहां से चलता, ए डी से पहुंच जाना था डी एफ, डी एफ से जाना था ऊपर ए बी से एरो की डायरेक्शन सी एफ से ए ई से आगे अगेन डी एफ, मतलब रिपीट हुआ। तो दिस इज सेकेंड सब ग्राफ। इसी तरह से अगर थर्ड सब ग्राफ इस तरह से बन सकता था, बी एफ कंपैटिबल था बिकॉज इंप्लाइड पेयर ए वी कंपैटिबल था, ए बी से अगेन सी एफ कंपैटिबल था बिकॉज इंप्लाइड पेयर ए ई कंपैटिबल था, एरो की डायरेक्शन देखनी है डी एफ। अगेन आगे ए बी नहीं लिखना है, ए बी यहां लिख चुके हैं, दिस इज थर्ड सब ग्राफ। इसी तरह से मैं ए एफ को देखता हूं, तो ए एफ से तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता, तो इस सेट में सिंगल ही पेयर आएगा। तो बच्चों ये जो सेट है जिसमें 4 पेयर है, इस सेट में 5 पेयर है, इस सेट में अगेन 5 पेयर है, इस सेट में 1 पेयर है। दीज आर द सब ग्राफ, एनी पार्ट ऑफ द कंपैटिबिलिटी ग्राफ इज कॉल्ड सब ग्राफ ऑफ कंपैटिबिलिटी ग्राफ। इसके आगे हमें करना होता है क्लोज्ड कवरिंग। अब ये हमारे पास 4 सब ग्राफ हैं, इन 4 सब ग्राफ में हमने क्लोज्ड कवरिंग देखनी होती है। अब क्लोज्ड कवरिंग कैसे डिसाइड करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ट्रिक बताया था। ये जो कंपैटिबिलिटी ग्राफ है, अगर इसमें से आपको कोई क्लोज लूप दिखाई देती है, जैसे आप देखो ए ई डी एफ ए बी सी एफ, तो ये एक तरह से क्लोज्ड कवरिंग में मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं। जस्ट मुझे आइडिया हो गया कि इन 4 पेयर्स को मैं क्लोज्ड कवरिंग में ले सकता हूं। पर क्लोज्ड कवरिंग की डेफिनेशन क्या होती है, अ सबग्राफ ऑफ ए कंपैटिबिलिटी ग्राफ इज सेड टू बी क्लोज्ड, मतलब इन सभी सब ग्राफ में से कौन सा ग्राफ क्लोज्ड होगा, इफ फॉर एवरी वर्टेक्स इन द सब ग्राफ all outgoing arcs and terminating vertices are also belong to the subgraph। इसका क्या मतलब है, जैसे मुझे ये क्लोज लूप दिखाई दी, तो इसको एज ए क्लोज कवरिंग मैं कंसीडर कर सकता हूं। पर अगर इसको एज ए क्लोज कवरिंग में लेता हूं, ये कौन सा है, ए बी सी एफ ए ई डी एफ, डेट इज दिस वन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, a subgraph of a compatibility graph is said to be closed if for every vertex in the subgraph, vertex क्या होते हैं, ए बी सी एफ ए ई डी एफ, all outgoing arcs, arc मतलब ये जो एरो है, ये जो डायरेक्शन है, and their terminating vertices, ये vertices हैं,
आर आल्सो बिलोंग टू द सबग्राफ। फॉर एग्जाम्पल मैं ए बी में खड़ा हूं, आउट गोइंग आर कौन सी है, दिस वन, और टर्मिनेटिंग वर्टिसेस है सी एफ। अब ये जो सी एफ है इस लूप में आता है, ए बी सी एफ आप देख सकते हो। इसी तरह से सी एफ के लिए भी चेक करना पड़ेगा, सी एफ की आउट गोइंग आर्क है दिस वन और टर्मिनेटिंग वर्टिसेस है ए ई। तो सी एफ का ए ई इसमें भी आ रहा है। इसी तरह से ए ई का देख लेते हैं, ए ई का टर्मिनेटिंग वर्टिसेस है डी एफ। अगेन अगेन आप इस सब ग्राफ में देख लो डी एफ भी प्रेजेंट है। अब डी एफ को देख लेते हैं, डी एफ का टर्मिनेटिंग वर्टिसेस है ए बी। अगेन इसमें ए बी भी आ रहा है। आप डेफिनेशन देख लो, is said to be a closed if for every vertex in the subgraph all outgoing arcs and their terminating vertices are also belong to the subgraph. तो अकॉर्डिंग टू मी ये 4 पेयर एज ए क्लोज कवरिंग होने चाहिए। टोटल कंपैटिबल पेयर्स कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, पर इस क्लोज कवरिंग में कितने पेयर यूज हुए, 4। अगर मैं एडी को देखता हूं, दिस इज एडी, आउट गोइंग आर्क हुआ, ये डायरेक्शन है और टर्मिनेटिंग वर्टेक्स डी एफ है। पर अगर मैं इस सब ग्राफ को लेता हूं, दिस वन, ए डी डी एफ ए बी सी एफ ए ई डी एफ, डेट इज दिस वन। तो कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो रही है जो ये डेफिनेशन है, ए डी है, आउट गोइंग आर की डायरेक्शन ये है और टर्मिनेटिंग वर्टेक्स है डी एफ, और डी एफ यहां पर प्रेजेंट है। और इसी तरह से इस लूप को मैं आगे ले सकता हूं। तो सिंपली ए डी डी एफ ए बी सी एफ और ए ई ये भी क्लोज कवरिंग को फॉलो कर रहा है। तो क्लोज कवरिंग ये नहीं है, तो क्लोज कवरिंग में ये 4 पेयर नहीं आएंगे, ये पेयर भी आ जाएगा एडी। इसी तरह से बी एफ के लिए भी आप बोल सकते हो, अगर मैं बी एफ को कंसीडर करता, बी एफ डेट इज दिस वन, बी एफ ए बी सी एफ ए ई डी एफ ए बी डेट इज दिस वन, बी एफ में खड़े हैं, ये आउट गोइंग आर्क है, टर्मिनेटिंग वर्टेक्स है ए बी ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। अगर इस सब ग्राफ में देखता हूँ तो ए बी भी प्रेजेंट है, तो मैं इसको भी ले सकता हूँ। तो मेरे पास चॉइस है, क्लोज कवरिंग में मैं इसको भी ले सकता हूँ या फिर ए बी सी एफ ए ई डी एफ या बी एफ को भी ले सकता हूँ। तो इन दोनों में मैं किसी एक को ले सकता हूँ, तो मैं इसको कंसीडर करूंगा, नीचे वाले को, ए डी डी एफ ए बी सी एफ ए ई। जब मैंने स्टार्टिंग में क्लोज कवरिंग के लिए गेस किया था तो टोटल पेयर्स आ रहे थे 4, और ये जो पेयर थे इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे थे। पर जब मैंने एडी के लिए चेक किया, एडी भी इसमें कंटेन हो सकता है, आउट गोइंग वर्टेक्स डी एफ अगेन इस सबग्राफ में प्रेजेंट है। फिर जब मैंने इसको कंसीडर कर लिया तो इसमें टोटल पेयर आ गए 5। अगर मैं 4 को लेता तो टोटल कंपैटिबल पेयर 4 कवर होने थे, पर हमारे पास कंपैटिबल पेयर थे 8। अगर मैं इसको ले लेता हूं तो टोटल कंपैटिबल पेयर हमारे पास कवर हो गए 5। अब मेरे पास चॉइस है, सेम बी एफ के लिए भी हो सकता था, मतलब मैं ए डी को ले सकता था या फिर बी एफ, पर मैं किसको ले रहा हूं, ए डी को। तो इस क्वेश्चन में जो क्लोज कवरिंग बनी वो ये बनी। इस क्लोज कवरिंग में टोटल जो कंपैटिबल पेयर है वो है 5, 1 2 3 4 5। इसके आगे मुझे टेबल को रिड्यूस करना है। हमारे पास थे 7 कंपैटिबल पेयर जो भी कैलकुलेट किए, और इसके आगे क्लोज कवरिंग में जो हमने सब ग्राफ सेलेक्ट किया था उसमें जो टोटल पेयर थे वो थे 5, 1 2 3 4 5। अब इस टेबल को रिड्यूस करेंगे। अब क्लोज कवरिंग में ये जो एडी स्टेट है ये आपस में कंपैटिबल, तो इनको मैं मर्ज कर सकता हूँ। इनको मर्ज करके इसको मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा, डी एफ को मर्ज करके क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, ए बी को मर्ज करके आर से रिप्रेजेंट करूंगा, सी एफ को एस से और ए ई को टी से। और इस क्वेश्चन में जो इनिशियली हमारे पास प्रेजेंट स्टेट्स थी, सारी की सारी प्रेजेंट स्टेट्स क्लोज्ड कवरिंग में यूज हो रही हैं। जैसे ए है तो ए यहाँ पर है, बी है तो बी यहाँ पर यूज होता है, सी यहाँ पर। इसी तरह से आप आगे चेक कर सकते हो। पहले मैं ए और डी को मर्ज करूंगा, ए डी को रिप्रेजेंट किया है पी से। आउटपुट देखते हैं डैश 0, मतलब आउटपुट ले सकते हैं 0। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं बी। अब बी को किससे रिप्रेजेंट किया है आप देख सकते हो आर से, तो यहाँ पर आएगा आर। I2 देखते हैं, आउटपुट है 0। नेक्स्ट स्टेट है एफ डी, और एफ डी को आप देख सकते हो डी एफ, इसको रिप्रेजेंट किया है क्यू से, तो यहाँ लिख लेना क्यू। इसी तरह से अब मैं मर्ज करूंगा डी एफ को, दिस इज डी दिस इज एफ, इनको मर्ज करेंगे। आउटपुट है 0 0, तो यहाँ लिख दिया 0। नेक्स्ट स्टेट है ए बी, ए बी को रिप्रेजेंट किया आर से। अगेन इसमें देखते हैं 0 डैश, मतलब 0 ले सकता हूँ। दिस इज डी। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ डी को पी से रिप्रेजेंट किया था,
यहाँ डी को क्यू से रिप्रेजेंट किया था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जो नेक्स्ट स्टेट होगी उसको पी या फिर क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दोनों हो सकता है, पी या फिर क्यू। अगेन अब ए बी को मर्ज करना है, जीरो डैश आउटपुट जीरो ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट बी, अगेन बी को आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई टू के लिए देखते हैं जीरो। सी एफ को रिप्रेजेंट किया है एस से, तो यहां लिख लेना एस। अगेन अब सी एफ को मर्ज करना है, जीरो जीरो। ए ई नेक्स्ट स्टेट, ए ई देखो कहां पर है, ए ई को रिप्रेजेंट किया है टी से। अगेन आई टू के लिए देखते हैं, वन डैश मतलब वन। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं ए सिंगल वेरिएबल। अब ए को पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए को आर से भी, या ए को टी से भी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ए को पी से या फिर आर से, ये है और, या फिर टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट है ए ई, बच्चों दिस इज ए, दिस इज ए। डैश वन मतलब आउटपुट ले सकते हैं वन। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं एफ देखो कहां पर है, एफ दो जगह पे है, सिंगल वेरिएबल, या इसको क्यू से लिख सकते हैं या फिर एस से, तो क्यू या फिर एस। अगेन आई टू के लिए देखते हैं, जीरो जीरो आउटपुट मतलब जीरो। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं डी एफ डी देखो कहां पर है, एफ डी कंबाइन इसमें आ रहा है, उसको क्यू से लिख सकते हैं, तो यहां पर आएगा क्यू। तो बच्चों ये जो टेबल बना इसको बोला जाएगा रिड्यूस टेबल। इनिशियली हमारे पास क्वेश्चन में जो प्रेजेंट स्टेट थी वो थी 1 2 3 4 5 6 7 7, और जब रिड्यूस कर दिया तो कितनी स्टेट्स बची, 5 1 2 3 4 5, मतलब 2 स्टेट्स रिमूव हो चुकी हैं। और जैसे ही स्टेट्स रिड्यूस होगी सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी और साथ में सर्किट की कॉस्ट रिड्यूस होगी।